अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो आज के दिन की आपको बहुत बहुत मुबारक दूंगी। ये वो दिन है जिसमें हमने पाकिस्तान की दिफा का काम जो है वो हमारी फ़ौजों ने बड़े भरपूर अंदाज में किया था और मैं आप सबको इस दिन की मुबारकबाद देना चाहूँगी। और हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आप जैसा कि सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम कुछ ऐसा कंटेंट आपके सामने पेश करते हैं जो कि ऐसी मदद है उन ख़ानदानों की जिनका कोई ना कोई प्यारा नशे की बीमारी से मुब्तला है उस बीमारी में। और आज ख़ुसूसी तौर पर हम एक ऐसे फैक्टर के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि ऐसे ख़ानदानों को बहुत ही ज़्यादा फेस करना पड़ता है कि उस मरीज़ से बातचीत कैसे की जाए या उससे अपनी बात कैसे मनवाई जाए या उसकी ज़िंदगी में मुदाखलत कैसे की जाए। रोज़ की तरह यानी मेरे हर प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम में भी माहिर की हैसियत से हमारा साथ देती हैं मैडम उज़्मा सदाकत। अस्सलाम वालेकुम। आपका तारुफ जैसे कि मैं हमेशा से एक चीज़ बताती हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बारे में अगर बताई जाएँ तो एक काफ़ी एमिनेंट काम है आपका नफ्सियात में और ख़ास तौर पे एडिक्शन साइकाइट्री में। मगर एक चीज़ जो मैं आपके तारुफ में हर एपिसोड में बता रही होती हूँ कि आप पाकिस्तान की पहली क्लिनिकल इंटरवेंशनिस्ट हैं और आपकी ट्रेनिंग जो कि किसी पहले पाकिस्तानी को एजाज़ है कि आपने अमेरिका से इंटरवेंशन में ही ट्रेनिंग हासिल की है। आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करने जाएंगे आपकी स्पेशलिटी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी है। वन बाय वन चीज़ों को अगर लेके चलें तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप ये बता दें कि ये इंटरवेंशन या मुदाखलत आखिर है क्या। इंटरवेंशन जैसे नाम से जाहिर है कि हम मुदाखलत को कहते हैं और मुदाखलत एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सुबह से शाम तक लोगों की ज़िंदगियों में करते हुए पाए जाते हैं। ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। अगर हम एक सब्जेक्ट के तौर पर इसको देखें कि जब से इंसान अज़ल से इस दुनिया में आया है तो दखल देने का ये सिलसिला तब से जारी है और जब तक ये दुनिया जारी व सारी है दखल देने का ये सिलसिला भी साथ साथ चलता रहेगा। पहले नॉन स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग दखल देते थे। यूजुअली दखल देने का मकसद पीछे होता है किसी की इस्लाह करना, जिसको हम मुदाखलत बराए इस्लाह कह सकते हैं। बुनियादी तौर पर हम दखल किसी के किसी एक्शन में, बिहेवियर में, रवैये में बेहतरी लाने के लिए करते हैं। जैसे आपने अक्सर घरों में देखा होगा कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की ज़िंदगियों में आपको दखल देते हुए नज़र आते हैं। छोटे बच्चे भी हैं अगर तो पेरेंट्स कहते हुए नज़र आएंगे कि ये मत करो, ये मत खाओ, ये मत पहनो, ये पहनो, इस तरह बाल नहीं बनाओ, इस तरीके से बाल बनाओ। पेरेंट्स बच्चों की ज़िंदगियों में आपको दखल देते हुए नज़र आते हैं। इसी तरीके से जो उस्ताज़ा हैं वो अपने स्टूडेंट्स की ज़िंदगियों में आपको दखल देते हुए नज़र आते हैं कि वो उनकी तरबियत की तरफ, उनकी तालीम की तरफ चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये चीज़ आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ये चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है ताकि आप एक बेटर करियर चॉइस की तरफ जा सकें। इसी तरीके से जो डॉक्टर्स हैं वो भी मरीज़ों की ज़िंदगियों में दखल देते हुए हमें नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं। और चूँकि अथॉरिटी फिगर्स हैं जैसे टीचर्स हैं, इसी तरीके से पेरेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अथॉरिटी फिगर्स हैं, तो यूजुअली लोग इनकी बातों को मानते हैं और इनके मशवरों के ऊपर चलने की कोशिश भी करते हैं। कोई डॉक्टर अगर किसी को डायग्नोसिस देता है कि आपको डायबिटीज़ हो गई है और अब आप शुगर इस्तेमाल कम करने की तरफ जाएं या ना करें और अपनी शुगर को मैनेज करने के लिए सर्टन एक्टिविटीज़ करें, तो हम उनकी बात को कदरे मानने की तरफ जाएंगे। वो हो सकती हैं या नहीं हो सकती हमसे, ये एक अलहदा बात है, लेकिन यूजुअली हम कंप्लाइंस जो है उनके तरफ शो करते हैं। बल्कि इतना दखल देते हैं डॉक्टर्स तो कि वो उनका खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, हर चीज़ के ऊपर दखल उनके सर्टन रवैयों के अंदर, बिहेवियर्स के अंदर और उनकी सोचों के अंदर, बिलीव्स के अंदर, पैराडाइम्स के अंदर चेंजेस वो लेकर आते हैं। इसी तरह से जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो हम सभी की ज़िंदगियों में दखल देने की कोशिश करते हैं और हमें बताते हैं कि क्या सर्टन चीज़ें हैं जो कि आपको करने की ज़रूरत है, जिसका दायरा कार आपके मज़हब ने खींचा है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके मज़हब में उसकी ममानत है। इतना ही नहीं कहते, वो तो जहन्नुम की आग से भी डराते हैं। जो भी किसी का एक मैं थोड़ा सॉफ्ट वर्ड्स यूज करना चाह रही थी, लेकिन आपने जैसे फरमाया कि इंटरवीन करिए आपने जैसे फरमाया कि जहन्नुम की आग से भी डराते हैं, तो ये भी एक इंटरवीन करने का उनका तरीकाकार है कि बेसिकली वो हमें
चाहते हैं कि हम बेहतरी की तरफ जाएं। आपके इस नुक्ते से मैं एक और चीज़ यहाँ पे एलेबोरेट करना चाहूँगी कि यूजुअली जब भी हम दखल देते हैं हमारी नीयत पीछे अच्छी होती है, लेकिन हो सकता है हमारे रवैयों में फ़र्क हो। जैसे आपने कहा कि मजहबी स्कॉलर जो हैं वो हमें जहन्नुम की आग से बचाने के लिए डराने की तरफ जाते हैं, तो वही चीज़ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बात करके भी की जा सकती है, वही चीज़ हमारे अंदर अल्लाह की चाहत पैदा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी की जा सकती है। सो इसका मतलब है कि जब भी कोई टीचर, जब भी पेरेंट्स, जब भी डॉक्टर्स या रिलीजियस स्कॉलर्स जो हैं, या हम एक दूसरे फ्रेंड्स जो हैं वो भी एक दूसरे की ज़िंदगी में दखल देते हैं, सो जब भी कोई दखल देता है उसकी नीयत पीछे ठीक होती है, लेकिन ये अब अलहदा बात है कि क्या वो रवैया भी ठीक इस्तेमाल करता है ताकि जिसकी ज़िंदगी में वो दखल दे रहा है वो उस दखल को एक्सेप्ट पॉजिटिवली करे और अपने रवैयों के अंदर सर्टन चेंजेस लेने की तरफ जाए। आजकल आपको जो माशरे में दखल देते हुए लोग नजर आते हैं उसको हम मुदाखलत बराए मुदाखलत कह सकते हैं कि वहाँ पे रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। एग्जैक्टली। जबकि जब हम स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन जो है ये कोई रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है, ये कोई ऐसा एक्शन है जो कि आप सोच समझ के लेते हैं, प्लान करके लेते हैं और इसके आखिर में जो मुतवक्को नताइज आपने रखे होते हैं वो भी हासिल करना मकसद होता है। कितना परसेंट चांसेस है, रिसर्चेस क्या बताती हैं कि कितने परसेंट जो है इसकी कामयाबी जो है वो आपको मिलती है, रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है इंटरवेंशन? अच्छा, आप बात करेंगे फैमिली इंटरवेंशन की कि फैमिली इंटरवेंशन कितने फीसद जो है वो कामयाबी इख्तियार करती है। कोई भी ऐसी इंटरवेंशन जो प्लान्ड वे में किसी काउंसलर की हेल्प से जब हम करते हैं या हम स्ट्रक्चर्ड उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं तो यूजुअली उसकी कामयाबी आपको जो इंटरनेशनली बताई जाती है वो 80% कामयाबी के साथ कर लेते हैं। कामयाबी से मेरी मुराद है कि जब भी आप मरीज से एक पूरी फैमिली ग्रुप में बैठ के बातचीत करती है तो उसके नतीजे में मरीज जो है वो किसी ट्रीटमेंट के अंदर चला जाता है। ये कामयाबी की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनली कहा जाता है कि ये 80% लोग जो हैं वो उसी एक सिटिंग के बाद चले जाते हैं। 16% लोग जो हैं वो फौरी तौर पे नहीं जाते और वो कहते हैं कि अच्छा हम कल चले जाएंगे, हम एक हफ्ते के अंदर चले जाएंगे, मेरे ये कुछ इंपॉर्टेंट काम है, ये मैं कर लूँ। बाय द टाइम असर जरूर होता है एंड विद इन अ वीक और 2 वो भी ट्रीटमेंट में चले जाते हैं। कोई 4% लोग हैं जो कि इसको नो कहते हैं और वो नो बाहर तो कहते हुए नजर आते हैं लेकिन वो जरूर अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम जैसे पाकिस्तान में इसको यूज करते हैं और मुझे तकरीबन कोई 2006 से ऑनवर्ड्स अरसा हो चुका, 10 साल का अरसा हो चुका इस्तेमाल करते हुए। मैंने अपनी पूरे इस एक्सपीरियंस के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा पेशेंट देखा जो कि ट्रीटमेंट के अंदर तो आ गया लेकिन उसकी फैमिली उसमें से निकल गई कि अब हम इसको फलां ट्रीटमेंट में लेकर जाएंगे, क्योंकि पेशेंट ट्रीटमेंट सेंटर में आने से पहले उन्हें किसी एक और हर्बल ट्रीटमेंट के जगह पे लेकर गया और उनका ख्याल था कि चूंकि पेशेंट विलिंग है और वो खुद से चाहता है सो हम उसे वहाँ पर ले जाएंगे। तो हमने कहा कि ठीक है जी, आपकी चॉइस है, आप कर सकते हैं। सो अगर आप इसको स्ट्रक्चर्ड वे में करें, प्लान करके करें तो आई गेस कि ये 99% आप इसका सक्सेस रेट जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी डेफिनेशन आपने बताई इंटरवेंशन की और ये भी बड़ी जानदार बात है कि वाकई हम लोग एक दूसरे की ज़िंदगियों में मुदाखलत तो कर रहे होते हैं और हमारी इसके पीछे इंटेंट भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो इंटेंट की एग्जीक्यूशन नहीं होती क्योंकि वहाँ मामलात ये हो जाते हैं कि हम कम्युनिकेट राइट वे में नहीं नहीं करते। इसके अलावा हम कोई रिजल्ट पहले से तैयार अपना नहीं करते कि मैं चाहता क्या हूँ, जो मैं बात करने जा रहा हूँ इस बात के नतीजे में मैं क्या चाहता हूँ, मेरा मकसद क्या है इस बात को करने का, और क्या ये मकसद सिर्फ एक ही दफ़ा कहने से हल हो जाएगा या मुझे बार बार इसको अच्छे तरीके से कहते रहने की ज़रूरत है, या मुझे अपने भी बिहेवियर्स के अंदर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, जो कि हो सकता है मैं ऐसे बिहेवियर्स अडॉप्ट करके कोई बात कर रहा हूँ जो कि अगले को प्रोवोक करते हों या अगले को अनॉय करते हों। सो मुझे अपने बिहेवियर्स पे भी देखने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ मैं अपने पिछले प्रोग्राम के हवाले से बताना चाहती हूँ कि गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने इंटरवेंशन की कुछ इक़साम का डिटेल में ज़िक्र किया था। मैं चाहती हूँ सिर्फ एक कनेक्शन जोड़ने के लिए हम थोड़ी सी बातचीत ज़रूर करें। हमारे नाजरीन को आप बताएं कि ये स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन या जिसे हम फैमिली इंटरवेंशन कहते हैं, ये क्या चीज़ है, या फिर क्राइसिस इंटरवेंशन पे भी मैं चाहूँगी थोड़ी सी बात करें। ये फैमिली इंटरवेंशन क्या है? अच्छा, इंटरवेंशन की जब हम एडिक्शन की फील्ड में बात करते हैं या किसी भी
ऐसी फील्ड में जहाँ पे कोई मसला दरपेश है और उस मसले को हल करना फैमिली चाहती है, तो आमतौर पे कोई 2 दर्जन के करीब इंटरवेंशन के मेथड्स हैं। लेकिन यूजुअली जिसमें से हम प्रोमिनेंट जो ट्रीटमेंट सेंटर्स में यूज़ करते हैं वो 3 से 4 मेथड्स हैं, जिसमें से सबसे पहला क्राइसिस इंटरवेंशन की हम बात करते हैं। क्राइसिस इंटरवेंशन से मुराद है कि पेशेंट की मेंटल स्टेज जो है वो ऐसी नहीं है कि जब आप उससे बातचीत करें तो वो उस बातचीत को रिसीव पॉजिटिवली करे ड्यू टू अपने जो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं उनके मुताबिक वो चले, या उसके अंदर कोई इनसाइट डेवलप हो और उसके नतीजे में वो ट्रीटमेंट में आए। बाज़ औक़ात जब हम साइकोसिस की बात करते हैं तो पेशेंट मेंटली उस कंडीशन में नहीं होते कि आप उनसे कोई प्रॉपर बातचीत करें, या अगर पेशेंट कोई बहुत वायलेंट है तो वो उस कंडीशन में नहीं होगा कि वो आपकी बातचीत को सुन सके। सो ऐसी सूरत में हम क्राइसिस इंटरवेंशन की तरफ जाते हैं। क्राइसिस इंटरवेंशन से मुराद ये है कि फैमिली किसी भी ट्रीटमेंट सेंटर से रब्ता करती है क्योंकि घर के अंदर क्राइसिस की सूरत हाल है, और ट्रीटमेंट सेंटर्स जो है वो अपनी टीम रवाना करते हैं और वो टीम जाकर उस पेशेंट को वहाँ से उठाती है और एक सेफ प्लेस में, जो कि यूजुअली ट्रीटमेंट सेंटर होता है, वहाँ पे उसे पहुँचा देती है। सो इसको हम क्राइसिस इंटरवेंशन कहते हैं, जिसमें कि एक ट्रेन टीम इस्तेमाल की जाती है। एग्जैक्टली, ट्रेन टीम जो है वो इस्तेमाल की जाती है और फिर आगे उसका कोई ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट होता है। इसके अलावा हमने लास्ट टाइम ये भी रिकमेंड किया था फैमिलीज़ को कि अगर कोई पेशेंट वायलेंट है घर के अंदर और बड़ा झगड़ा फसाद खड़ा कर रहा है और उस फैमिली के लिए अपनी जान बचाना जो है वो मुश्किल है, तो ऐसी सूरत हाल में जैसे बड़े शहरों में 1122 की फैसिलिटी है, वो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके नतीजे में पुलिस आती है, पेशेंट को उठाती है और पेशेंट को किसी न किसी पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर भेजती है। एंड आफ्टर दैट फैमिली कोई ट्रीटमेंट का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें पुलिस स्टेशन से ही उस बच्चे को किसी न किसी ट्रीटमेंट के अंदर भेजा जा सकता है। सो दोनों सूरतें फैमिली जो है वो यूज़ कर सकती है। दूसरी हमने टाइप की बात की थी इंटरवेंशन की, जो कि फैमिली इंटरवेंशन है। फैमिली इंटरवेंशन जो है ये कोई सीखने का प्रोसेस है जिसमें पूरी फैमिली किसी काउंसलर की हेल्प से सीखती है कि वो बातचीत कैसे करेंगे, और सारी बातचीत के नतीजे में वो कुछ लेटर लिखने की तरफ जाते हैं जिसे हम इंटरवेंशन डाटा कहते हैं। इंटरवेंशन डाटा जब वो लिख लेंगे, जो कि एक ख़ास तरीकाकार के मुताबिक लिखा जाता है, जिसमें ऐसे वर्ड्स को निकाला जाता है जो कि पेशेंट को बुरे लग सकते हैं, प्रोवोक कर सकते हैं, या पेशेंट को इनेबल करने की तरफ जा सकते हैं, और फिर एडिट करने के बाद वो लेटर्स जो है वो फैमिली जो है एक दिन सुबह के टाइम पे जब पेशेंट सोबर होता है और ड्रिंक उसने नहीं की होती तो फैमिली फिर उसको प्रेजेंट करती है, जिस सारी बातचीत के नतीजे में पेशेंट सारी बातचीत सुनता है और फिर वो अग्री करके ट्रीटमेंट से फैमिली के साथ किसी ना किसी ट्रीटमेंट सेंटर के अंदर आता है। इसको हम फैमिली इंटरवेंशन कहते हैं, जो कि बाकायदा सीखने के बाद फैमिली जो है अपने पेशेंट की लाइफ में इंटरवीन करने की तरफ जाती है। तीसरी इंटरवेंशन की जो टाइप है वो प्रोसेस इंटरवेंशन है। बल्कि मैं इसी तरफ आना चाह रही थी, क्योंकि क्राइसिस इंटरवेंशन ये उसी वक्त होता है जो कि स्पेशल कोई ओकेजन है या क्राइसिस जो है वो घर में आए हुए हैं, तो क्राइसिस इंटरवेंशन उससे निकलने में मदद देता है। और फैमिली इंटरवेंशन जो है वो पेशेंट को सिर्फ इलाज पे आमादा करने के लिए, इलाज में आमादा करने के है, क्योंकि एक प्रीवियस ये कॉन्सेप्ट था कि जब तक कोई पेशेंट हिट बॉटम नहीं होता तो तब तक वो इलाज में नहीं जाएगा। या ये भी एक मिथ जो है वो अक्सर आपको सोसाइटी में नजर आता है कि जब तक ये रेडी नहीं होता तो फिर इलाज करवाने का कोई फायदा नहीं है। सो इंटरवेंशन जो है वो पेशेंट के एक्टिव एडिक्शन से ट्रीटमेंट के दरमियान में कोई बफर का काम करता है और उसकी जो विल है उसको बनाने में हेल्प करता है फैमिली की, जिसके नतीजे में पेशेंट जो है वो आता है। हाँ, लेकिन ये जो तीसरी किस्म आप बता रही हैं प्रोसेस इंटरवेंशन, जिस पे आज हम डिटेल में बात करेंगे, इसके हवाले से मेरे जहन में जो एक क्यूरियोसिटी आई कि जब हम इंटरवेंशन को या मुदाखलत को हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी मकसद के लिए, जो मकसद भी ये है कि उसकी बेटरमेंट के रास्ते पे उसको गामजन किया जाए। अब ये जो नशे के मर्ज़ में मुब्तला अफराद होते हैं ये बड़े मुश्किल से हो जाते हैं, इनके साथ बात करना वैसे ही ज़रा मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्या तरीका इख्तियार किया जाए जिसमें कि उनकी ज़िंदगी में हर वक्त मुदाखलत की जाए, उन्हें हर चीज़ के लिए, क्योंकि ये भी बात तय है कि रिकवरी जो है वो कोई मुसलसल अमल है, कोई हर वक्त करने का काम है, जिसमें आप अपनी ईच एंड एवरीथिंग को स्टैंडर्डाइज करते हैं और आप उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं जो कि आपकी पूरी लाइफ को बैलेंस करती है। अब ये हर वक्त करने का काम है, तो फिर इसको करवाने के लिए कुछ वे ऑफ कम्युनिकेशन भी होगा, वो क्या होगा? अच्छा, मैं उससे पहले ये बताना चाहूँगी कि ये जो प्रोसेस इंटरवेंशन की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि
किसी ने सुना कि कोई प्रोसेस इंटरवेंशन नामी चीज़ होती है और शाम को वो प्रोसेस इंटरवेंशन करना भी शुरू करते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट। उससे पहले जब भी आप प्लान करना चाहें कि मैं प्रोसेस इंटरवेंशन का मेथड जो है वो अडॉप्ट करना चाहता हूँ अपने पेशेंट के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए, जब वो ग्रेजुअली ड्रिंकिंग छोड़ने की तरफ जाए, तो पहले आपको प्लान करना चाहिए कि प्रोसेस इंटरवेंशन के मकासद आपके क्या हैं, आप क्या मकसद अचीव करना चाहते हैं इससे, उसका रोड मैप क्या होगा, आप क्या तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे जिसके थ्रू पॉजिटिव चेंजेस जो आप डिजायर कर रहे हैं वो उसके अंदर आप लाने में कामयाबी हासिल करेंगे, और कितना टाइम लगेगा, और आप शुरू कब करेंगे। सो आप पहले कोई अपनी प्लानिंग करते हैं, कोई एक रोड मैप तरतीब देते हैं, और ये वो रोड मैप ये हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ की 16th जो डेट है उससे मैं प्रोसेस इंटरवेंशन पे काम करना शुरू करूंगी। उससे पहले आप अपनी स्किल्स को इक्विप्ड करते हैं, उसके बारे में सीखते हैं कि प्रोसेस इंटरवेंशन है क्या चीज़, और आप गूगल सर्च करें, वहाँ से कोई बुक्स आप मंगवा सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट पे जाके देखें तो आपको काफ़ी ऐसा मटेरियल मिल सकता है जो कि हेल्पफुल हो, या आप किसी प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं कि वो आपको इंटरवेंशन जो है वो प्रोसेस सिखाने की तरफ जाए। अच्छा, प्रोसेस इंटरवेंशन के दो मकासद होते हैं। नंबर 1, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। अपनी से मेरी मुराद फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ है कि फैमिली अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करे, और नंबर 2 कि फैमिली ऐसे तरीकाकार को अडॉप्ट करे जिससे पेशेंट के लिए सोब्राइटी जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाए रादर देन ड्रिंकिंग। कि ड्रिंकिंग में जो उसको अट्रैक्शन नजर आती है उसकी बजाय जो सोबर टाइम है वो उसको गुजारने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करे, ज्यादा अट्रैक्शन उसके लिए हो, ताकि वो सोबर ज्यादा रहने की कोशिश खुद से करना शुरू कर दे। ये तो बड़ी मजेदार बात आपने की, क्योंकि नॉर्मली ये हो रहा होता है कि पेशेंट ड्रिंक की कंजप्शन की तरफ जाता ही इसलिए क्योंकि जब वो सोबर होता है या ड्रिंकिंग के बगैर जो टाइम उसका होता है वो टाइम बड़ा ही वो मेस क्रिएट खुद भी करता है, और फैमिली भी उसको ये कह रही होती है कि तुम छोड़ दो, या तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी ख़राब हो गई है और तुम तबाही की तरफ जा रहे हो। सो ऐसी चीज़ें जो हैं वो दोबारा उसको हायर कंजप्शन की तरफ वापस भी लेके चली जाती है। यूजुअली फैमिली जब सोबर टाइम होता है तो इतनी बातचीत पेशेंट के साथ नहीं करती। हाँ। अगर फैमिली करे तो मसला ही हल हो जाए। फैमिली बात करना पसंद करती है जब पेशेंट अंडर द इन्फ्लुएंस होता है, इंटॉक्सिकेटेड होता है, अभी ताज़ा वो नशा करके घर पे आया है, या बियर का कहना कि उसने खोला है, या उसने ड्रिंक करना शुरू की है, या वो ड्रिंक करके घर आया है, तो फैमिली को लगता है कि नाउ दिस इज द मोस्ट सूटेबल टाइम टू टॉक अबाउट दिस इशू। फैमिली उसके साथ बातचीत करना शुरू करती है कि आप फिर ड्रंक होके घर आ गए हैं, आपको ड्रग्स नहीं करने चाहिए, इससे ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, ना सिर्फ आपकी बल्कि हम सब की भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अब ऐसी चीज़ें जब पेशेंट सुनता है तो नाउ ही गेट्स मोर रीज़न टू ड्रिंक अगेन, नाउ ही गेट्स मोर रीजंस टू डू ड्रग्स अगेन, और वो ज़्यादा नशों की तरफ जाता है। अब सुबह जब पेशेंट उठता है और वो सोबर हालत में होता है और नाश्ता उठ के कर रहा होता है और कुछ हैंगओवर उसको होता है, तो फैमिली समझती है कि अब तो ठीक है, जब हालात ठीक है तो फिर बातचीत करने की क्या जरूरत है, और अब तूफान को दोबारा से बुलाने की क्या जरूरत है। सो सबसे पहला कुलिया तो ये है कि जब भी पेशेंट नशे की हालत में हो आप उससे बातचीत ना करें। अगर बातचीत करने की जरूरत पड़ती है तो ब्रीफ इंटरेक्शन पेशेंट के साथ रखें, विद इन 3 to 5 मिनट इंटरेक्शन अपना खत्म करें और उससे थोड़ा सा विड्रॉ करने की तरफ जाएं। ठीक, लेकिन जब पेशेंट नशे की हालत में नहीं है तो फिर आप उसकी ड्रिंकिंग के मौजू पे बातचीत करें, लेकिन चूंकि ये बातचीत ऐसी है जो कि पेशेंट को ज़्यादा पसंद नहीं आती, सो कोशिश करें कि आप ब्रीफ इंटरेक्शंस में बातचीत करें। लेट्स सपोज अगर आपने एक सीटिंग में बातचीत करनी है तो वो 5 से 6 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसमें आप उसको बता सकते हैं कि रात को जब आप नशा करके घर आए थे तो आपकी हालत में ये चेंजेस थे, और वो बाकायदा उससे ये बताएं जो कि जैसे आपकी चाल जो थी वो लड़खड़ा रही थी, आपकी जुबान से लफ्ज़ अदा नहीं हो रहे थे, और आपकी आंखें जो थी वो काफ़ी रेड थी या ड्रूपी थी। सो जो एग्जैक्ट उसके बिहेवियर थे उन बिहेवियर्स के ऊपर बात करें, और साथ में अपनी फीलिंग्स को भी बताएं कि मुझे बड़ी तकलीफ पहुंची आपको इस हालत में देखकर, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी इन चीज़ों को मैनेज करने की तरफ जाएं, बिकॉज जब आप नशे में नहीं होते तो मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। सही। हम आपको ज़्यादा आपकी कंपनी को एंजॉय करते हैं जब आप नशे में नहीं होते। सो ये कोई शॉर्ट सा इंटरेक्शन जिसमें आप 3-4 मिनट में बात अपनी मुकम्मल करके वहां से फिर हट जाते हैं, फिर आप लेक्चरिंग की तरफ नहीं जाते। इसमें आप अपनी भी उस मोटिवेशनल पावर को या अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी एनर्जी को आप सेव कर लेते हैं,
जो आप वहाँ पर वेस्ट नहीं करें। एग्जैक्टली आपको चुमक्खी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। आप ऐसी चीजें करने की तरफ जाएं जहां से आपको कोई रिजल्ट्स जो हैं वो मिले और वो आप पहले प्लान करें कि ये जो मैं बात करूंगी ये मैं कितनी देर बात करूंगी और इससे मेरा नतीजा क्या है जो मैं अखज़ करना चाहती हूँ, क्या, क्यों, कैसे, कब के रोड मैप के साथ। एग्जैक्टली इसको हम बात करते हैं कि प्रोसीजर जो होगा इस सारे इन दोनों मकासद को हासिल करने का वो बिहेवियरल मैपिंग होगी कि आप अपने बिहेवियर को देखेंगे कि लास्ट टाइम जब मेरा इंटरेक्शन हुआ था, जब आर्गूमेंट हुआ था, जब वो फ्लेयर अप हुआ था तो उस टाइम पे मेरी क्या बातचीत हुई थी और अब मैं क्या बातचीत करूंगी जिससे मकसद तो हल हो जाए लेकिन पेशेंट फ्लेयर अप ना हो, पेशेंट आर्गूमेंटेटिव ना हो या पेशेंट जो है वो वायलेंट ना होने की तरफ जाए। सो आप अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, उसको आप स्क्रिप्ट की सूरत में लिख सकते हैं कि लास्ट इवेंट जो था वो मैंने ये बात की थी, पेशेंट ने ये की थी, फिर मैंने ये बात कही, फिर ये कही और इवेंचुअली एक बड़ा मेस जो था वो घर के अंदर क्रिएट हुआ। अब उससे बचने के लिए अब मेरा इंटरेक्शन उससे कैसा होना चाहिए, ये मुझे क्या बातें हैं जो किस मौके पे करनी चाहिए और कितनी बातचीत है जो मुझे नहीं करनी चाहिए। सो सबसे पहला रूल क्या है प्रोसेस इंटरवेंशन का कि जब भी पेशेंट इंटॉक्सिकेटेड हो तो फिर उससे बातचीत ना करें, उससे मतलब की बातचीत करें। मतलब की बातचीत ये है कि मैं खाना आपका सर्व कर देती हूँ, आप खाना खा लें। पेशेंट कहता है कि मुझे नहीं खाना तो फैमिली कहती है कि ठीक है खाना उठा के वापस रख दें, आप सर्व ना करें खाना, लेकिन पेशेंट को फैमिली इंसिस्ट करती है कि नहीं कुछ खा लो, कुछ खा लो, कुछ खा लो, तो वो कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं खाना और यहाँ से बाजुकात लड़ाई जो है वो शुरू हो जाती है। यानी वो खाना तो कहीं बैकग्राउंड में रहता है और वो कहता है तुम हर वक्त मुझे तंग करती रहती हो, तुम मेरी मर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करती हो। सब पहला रूल क्या है कि जब भी पेशेंट इंटॉक्सिकेशन में है तो उससे बातचीत ना करें, खास तौर पे नशे के मौजू के बारे में उससे बातचीत ना करें क्योंकि वो रिसीविंग एंड पे नहीं है। जब पेशेंट सोबर पीरियड है उसका, जब वो सुबह उठा है अभी नशा उसने नहीं किया, उस दौरान आप उससे कोई बातचीत कर सकते हैं जो लास्ट नाइट हुआ था, लेकिन उसके ऊपर भी अपना जो वर्जन है वो बड़ा ब्रीफ सा रखें, 3 से 4 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करें, अपनी फीलिंग्स बयान करें और फिर वहां से आप हट जाएं। तो पहली चीज तो ये आप करेंगे। नंबर 2 सेफ्टी फर्स्ट के प्रिंसिपल को अपनाएं। प्रोसेस इंटरवेंशन में चूंकि पेशेंट घर के अंदर होता है, अभी वो नशा कर रहा है और आपकी कोशिश ये है कि इस प्रोसेस इंटरवेंशन के नतीजे में एक दिन वो किसी ट्रीटमेंट के अंदर चला जाए या वो खुद से नशा छोड़ने की एफर्ट जो है वो घर में करे और एक दिन फिर नशा छोड़ भी दे, या अपनी डिजीज़ की रियलाइजेशन उसको आए कि मेरा बिहेवियर या मेरे इर्द गिर्द जो भी बायोसाइको सोशल डैमेजेस बन रहे हैं उनकी भी आइडेंटिफिकेशन उसको होना शुरू हो जाए और इवेंचुअली वो नशा छोड़ दे। आपका मकसद है कि वो ग्रेजुअली थोड़ा बहुत करके मिनिमाइज करता जाए अपने नशे को और इवेंचुअली वो नशा छोड़ने की तरफ जाए। सो दूसरी चीज़ है कि अपने सेफ्टी के भी प्रिंसिपल को मद्देनजर रखें। बाज़-औक़ात फैमिलीज जब काम करना शुरू करती हैं तो चूंकि पेशेंट जो है वो वायलेंट भी होते हैं, कुछ पेशेंट्स में ये हैबिट भी होती है कि वो हाथ भी बीवियों पे उठाते हैं या इवन बच्चे जो हैं वो अपनी माओं के ऊपर हाथ उठाते हैं, अपने जो सिबलिंग्स हैं उनको मारने की तरफ जाते हैं। सो सेफ्टी फर्स्ट के प्रिंसिपल को भी अपनाएं कि सबसे पहले अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखें, कोई ऐसी बातचीत ना करें जिससे आपका पेशेंट वायलेंट होने की तरफ जाए। और इसमें मैं बात करूंगी रेड फ्लैग्स की कि हमेशा रेड फ्लैग्स को मद्देनज़र रखें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जहां से बात बढ़ सकती है और पेशेंट जो है वो मारने की तरफ जा सकता है या वर्बल अब्यूज़ की तरफ जा सकता है या वो कोई चीज़ उठा के आपको हिट कर सकता है। सो ऐसी बातों से परहेज़ करें, उन रेड फ्लैग्स को एनालाइज करें और वहाँ से चल पड़ें। जैसे इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ कि बाज़-औक़ात पेशेंट जो है वो बैठा हुआ है घर में और आके वो ड्रिंक जो है वो स्टार्ट करता है और अपनी वाइफ को कहता है कि आप उठ के यहाँ से चली जाए, ठीक कि मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा, जो आपके फेसेस बन रहे हैं ना उससे मुझे थोड़ी इरिटेशन हो रही है, तो आप बराए मेहरबानी उठ के चली जाएं। तो बीवी फैसला करती है कि नहीं मुझे बैठना है और बैठ के मुझे बातचीत करनी है कि आप ये जो कुछ कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। जब आप उसकी बात आवाज़ को रेज होता हुआ देखें तो आप वहाँ से हट जाएं और ये कहते हैं कि ठीक है अभी मैं अंदर चली जाती हूँ और हम कल सुबह इसके ऊपर बात करेंगे, चूंकि मुझे अच्छा अभी नहीं लग रहा जो कुछ आप कर रहे हैं, तो हम कल सुबह इसके ऊपर फिर बातचीत करेंगे। सो रेड फ्लैग को एनालाइज करने की तरफ जाएं और अपनी सेफ्टी को पहले सबसे देखें, उसके बाद आप किसी दूसरे की बेहतरी की तरफ भी फिर जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप खुद एम्पावर्ड होंगे या खुद सिक्योर होंगे तो तभी आप किसी दूसरे को हेल्प जो है वो कर सकते हैं, वरना आर्जी सी मदद होगी और मदद करते हुए बाज़-औक़ात हम दूसरे को हर्ट करने की तरफ भी जाते हैं। सो दूसरे को हर्ट करने से परहेज करें। हर्ट क्या है कि जब वो ड्रिंक कर रहा है तो आप उसमें
नेगेटिव बातचीत करना स्टार्ट करते हैं या नेगिंग स्टार्ट कर देते हैं, या बाज़-औक़ात आप रोना शुरू कर देते हैं, प्लीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, या बाज़-औक़ात आप जो उसका एंगर है उसको मजीद फ्लेयर अप करने के लिए जलती पे तेल का काम करते हैं, तो इससे चीज़ें फिर ज़्यादा ख़राबी की तरफ जाती हैं और माहौल जो है वो वायलेंट होने की तरफ जाता है। सो अपनी सेफ्टी को सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी बनाएं और उसके बाद आप पेशेंट को हेल्प करने की तरफ जाएं। तीसरी अहम चीज़ है कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन जो है वो भी आपकी ऐसी हो जिससे हर रोज़ हालात जो हैं वो बेहतर हों और आपका हर इंटरेक्शन जो है वो अब कैजुअल इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि आपका पेशेंट जो है वो कोई एक नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि एक मरीज़ है और एक बीमार शख्स है। तो आप जब भी बीमार शख्स से बात करेंगे, आप अपने पूरी चीज़ों को देखभाल के करेंगे कि क्या ऐसी बात है जो मुझे इस मौके पे करनी चाहिए तो सूटेबल होगा, इस मौजू पे बात करनी चाहिए तो ठीक होगा, या मुझे 2 दिन के बाद इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए, या मुझे अपना इंटरेक्शन जो है वो कैसा रखना चाहिए। बिल्कुल, जैसे हम जिस्मानी बीमारियों में जब भी किसी मरीज़ के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं तो जिस्मानी बीमारियों में हम उनकी ज़रूरतों के मुताबिक चलते हैं कि अगर ये शुगर का मरीज़ है तो हम इसे मीठा ऑफर ना करें या हम इसको प्रोटीन ज़्यादा हम ना देने की तरफ ना जाएं। तो जब हम किसी ब्रेन डिजीज़ के किसी पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो बड़ा ज़रूरी है कि हम उस किस्म के रवैयों को सीखें जो उनके लिए बेहतर है और ऐसे रवैये ना करें। आपका हर इंटरेक्शन जो है वो थेराप्यूटिक है, थेराप्यूटिक कि आप जो भी बात करेंगे उससे दूसरे के रवैयों में या तो बेहतरी आएगी या फिर खराबी की तरफ वो जाएगा। सो आपको ऐसी बातचीत करना है सोच समझ के जिससे कि रवैयों में 1% बेहतरी आ जाए, जिससे कि वो खराबी की तरफ ना आ जाए। सो एक कम्युनिकेशन हम अक्सर अपनी फैमिलीज को एम्पावर करते हैं उसके ऊपर, जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि फैमिली को तवज्जो देने की ज़रूरत है कि सबसे पहली चीज़ के पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में बातचीत करें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक कनेक्शन और भी जोड़ना चाह रही हूँ आपकी बात कथा कलामी माफ़ के, जहाँ हमने बात अभी तक की है कि हम किसी ऐसे ही पेशेंट को पोर्ट्रे किए जा रहे हैं जो कि डिज़ीज़ एक्टिव डिज़ीज़ में है, जो कि नशा कर रहा है, और जब नशा उतरता है या वो हैंगओवर में है तब हम बात करें कि उससे बात की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको जनरलाइज करें तो ऐसे मरीज़ों को भी यहाँ पर शामिल किया जा सकता है जो किसी सेंटर से ट्रीटमेंट लेने के बाद एक सोब्राइटी, उन्होंने एक इनिशियल स्टेज जो है वो कवर की है। बिल्कुल, दोनों हो सकती हैं। या तो आपका पेशेंट एक्टिव एडिक्शन में घर पे है और आप घर पे उसे नशा छुड़वाने की कोशिशें कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ काउंसलर, या फिर आप खुद से ही पढ़ लिख के कुछ ऐसी चीज़ें तो उसकी ज़िंदगी में बेहतर लाने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, आपका पेशेंट किसी ना किसी ट्रीटमेंट सेंटर में था, वहाँ से ट्रीटमेंट लेने के बाद अब वो घर पे आ चुका है और आपको अगेन कुछ मसाइल का सामना है। सो प्रोसेस इंटरवेंशन दोनों सूरतों में ही आप इन्वॉल्व कर सकते हैं और ये इन्वॉल्व होता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके पेशेंट में फिर डे टू डे बेसिस पे बेहतरी लाने की तरफ जाता है। सो हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन की, कि कम्युनिकेशन जो है वो सबसे पहली चीज़ के पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में बात करें, बजाय कि आप नेगेटिव स्टेटमेंट्स में बात करें। जैसे पेशेंट अगर ड्रिंक करके घर आया है तो ये कहने की बजाय कि आप घर फिर ड्रिंक करके आ गए हैं, आप उससे शॉर्ट इंटरेक्शन करते हैं और आप कहते हैं कि जब आप ड्रिंक नहीं कर रहे होते तो ज़्यादा अच्छा लगता है आपके साथ बैठना, आपके साथ बातचीत करना। अभी आप चूंकि ड्रिंक करके आए हैं, सो बेहतर है कि आप जो एक्टिविटी करना चाहते हैं वो आप कर लें। तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ या मैं फिर अलहदा कमरे में बैठ के कोई बुक पढ़ना चाह रही हूँ, सो मैं वो एक्टिविटी कर रही हूँ, आप अपनी एक्टिविटी कोई कर सकते हैं। ठीक है, जिससे अच्छा ये बड़ा ही खूबसूरत, मैं चाहती हूँ कि इस पर मज़ीद हम फोकस करें। अभी तो टाइम हो रहा है एक ब्रेक का, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम आके इसी के ऊपर मज़ीद बात करेंगे कि कम्युनिकेट करने का जो मौसर तरीका है वो क्या है। तो नाजरीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद हम इस मौजू को डिटेल से बात करेंगे। और ऐसी ही हम बहुत सी चीज़ों पे आज बातचीत करेंगे कि जिनको आप अपने जहन में रख सकते हैं जब आप ईद के मौके पर कुछ भी बनाएं, कुछ भी खाएं। और अपने आप को डिप्राइव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप को महरूमी का शिकार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ईद पे सब खा रहे हैं और आप नहीं खा रहे जस्ट बिकॉज क्या वेट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सो वेट का प्रोजेक्ट आपको डेप्रीवेशन से तो रोकता है, जो एक्चुअल वेट प्रोजेक्ट है वो आपको ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप अपनी कंफर्ट फूड से, यानी कंफर्ट फूड से मुराद है जो आपकी पसंदीदा खाने हैं, जो आपकी पसंदीदा फूड है, उससे अपने आप को महरूम करें। जो लोग अपने आप को कंफर्ट फूड से महरूम रखते हैं वो अल्टीमेटली ऐसे किसी भी फेस्टिव ओकेजन पे आकर
मैंने देखा है उनको कि वो बड़ी आसानी से स्लिप हो जाते हैं। पूरा 1 महीना, 2 महीने, हफ्ता, 10 दिन, ये 6 महीने वो काफ़ी ज़्यादा इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। एंड देन फिर अल्टीमेटली जो ईद का दिन होता है उस दिन वो कहते हैं अच्छा आज तो हम जो है वो खाएंगे, और वो जो 1 दिन का खाना होता है उससे काफ़ी ज़्यादा फिर उन्हें आगे चल के डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म वैसा जो है वो आदी नहीं होता, स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, बैली जो है वो चूँकि ये स्टमक आपका श्रिंक हो चुका होता है, सो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है उन फैट्स को जो है डील करना। जो नाख्वानदा और गरीब तबका है उसमें डोमेस्टिक वायलेंस कम है। हाँ, और जो ऊंचा तबका है, अमीर तबका है, एलीट क्लास है, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत रिच लोग हैं, उनमें डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है। और ये सूरत हाल है कि वो ज़रा इसे छुपाने में कामयाब रहते हैं काफ़ी अर्से तक, जबकि गरीबों में ये बात ज़्यादा छुपी नहीं रहती। और वैसे तो डोमेस्टिक वायलेंस हर तबके में है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में जहाँ तहज़ीब व तमद्दन बेहतर हो रहा है और हम तवक्को करते हैं कि ऐसी चीज़ें दुनिया में कम होंगी जी, और यूनाइटेड नेशन इस पे बहुत काम कर रहा है पिछले कोई 70 साल से, लेकिन कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं, कुछ ऐसी पुरअसरार क़ुव्वतें हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ाने का बायस बन रही हैं। आज हम फोकस करेंगे किस तरह पेरेंट्स मोटिवेट कर सकते हैं यंगस्टर्स को, अपने चिल्ड्रंस को, कि वो एग्जीक्यूटिव स्किल्स सीखें और सीखने की तरफ आएँ। तो मोटिवेशन का आज हमारा टॉपिक है, पेरेंट्स कैसे मोटिवेट करें अपने टीनेजर्स को। बेसिक टॉपिक तो हमारा ये है कि कैसे पेरेंट्स मोटिवेट कर सकते हैं। कुछ ऐसी गाइडलाइंस हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं चाहते, मतलब उनको तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ बिल्कुल ठीक जा रही होती है ना, कि अगर वो ज़रा फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं और रिस्क को असेस नहीं कर रहे, और अगर उनका टाइम मैनेजमेंट पुअर है, सो उनको सम टाइम बच्चों को ये नहीं भी प्रॉब्लम समझ रहे होते कि ये प्रॉब्लम है, पेरेंट्स ज़रूर समझ रहे होते हैं। तो आज के प्रोग्राम में ख़ास करके हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे बच्चों के साथ कैसे पेरेंट्स जो है वो काम कर सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे प्रोसेस इंटरवेंशन की, जिसमें मैडम हमें आप बता रही थी कम्युनिकेशन का वे। कैसे कम्युनिकेट किया जाए ऐसे तमाम पेशेंट्स के साथ जो कि एक्टिव एडिक्शन में, या फिर वो कोई अपना ब्रीफ सा ट्रीटमेंट लेने के बाद सोब्राइटी में, लेकिन मूड के इश्यूज़ अभी भी उनके साथ हैं और बात करना उनके साथ अभी भी बहुत मुश्किल है। अच्छा, 4 पॉइंट्स हैं कम्युनिकेशन के हवाले से जो कि मैं बता देती हूँ। नंबर 1 के पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में से बात करें। यूजुअली हम लोग नेगेटिव स्टेटमेंट में बात करते हैं और क्रिटिकल ज़्यादा होते हैं। सो जो भी बात आपने कहनी है आप उसका कोई पॉजिटिव अल्टरनेटिव निकालें, सोचें समझें निकालें और फिर वो उसको कम्युनिकेट करें। जैसे कि अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि जहाँ जहन्नुम की आग से डराया जाता है वहाँ तो उसका एक पॉजिटिव वर्जन है, तो वो पॉजिटिव वर्जन जो है वो आप यूज़ करें, जिससे आप ज़्यादा फ़ायदा गेन कर सकते हैं। जैसे पेशेंट को ये कहना कि तुम तो हर वक्त सोए रहते हो, इसकी बजाय आप उससे बातचीत करें कि जब भी आप पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करते हैं तो इससे ज़्यादा आप बेनिफिट गेन करते हैं, ताकि वो मोटिवेट होने की तरफ जाए और वो कुछ अपनी लाइफ में बेहतर करने की सोचना शुरू करें। रिकवरी को किसी फियर से वो ना जो ऑपरेट ना करें। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी एक, जब आप पॉजिटिव स्टेटमेंट में बात करते हैं तो बेसिकली आप अपने आप को नैगिंग से भी बचाते हैं, आप अपने आप को बुरी बुरी बातें करने से भी बचा रहे होते हैं। सो आपके बिहेवियर में सबसे पहले चेंज आता है और फिर आप वो चेंज जो है वो दूसरे पे भी इन्फ्लिक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पेशेंट जो है वो अपनी पेन नेगेटिविटी आपके अंदर इन्फ्लिक्ट करता है। सो पॉजिटिव स्टेटमेंट में बात करें। दूसरी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब भी उससे बात करें तो यू स्टेटमेंट में ना करें, बल्कि आई स्टेटमेंट में करें। यू से जब आप बात करते हैं, यू से मेरी मुराद जब आप कहते हैं कि तुम्हें ये चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तो ये बेसिकली प्रोवोक करता है किसी भी शख्स को। जब भी आप किसी के बारे में उसको बताते हैं तो वो डिफेंसिव ज़रूर होता है और इसकी वजह जो है वो काफ़ी डीप रूटेड है। आमतौर पर जब भी कोई शख्स जो है वो 14 इयर्स की एज तक पहुंचता है, कोई भी शख्स बच्चा जो है वो 14 साल की उम्र तक पहुंचता है, तो रिसर्च ये बताती है कि वो 40,000 टाइम्स ये सुन चुका होता है दैट यू आर नॉट गुड इनफ।
तुम कोई अच्छे बंदे नहीं हो। सो जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं डिफरेंट तरीका कार से दैट यू आर नॉट गुड इनफ। जैसे एक बच्चा है वो छोटा क्रॉल कर रहा है तो माँ कोई चीज़ों की तरफ जाएगा तो माँ कहती है डोंट डू दिस, मीन्स यू आर नॉट गुड इनफ एट दैट। सही। कुछ खा रहा है और गिर गया है तो फिर माँ थप्पड़ लगा के बोलेगी या वैसे ही उसे डांटेगी कि क्या कर रहे हो, संभल के क्यों नहीं खा रहे। मीन्स एक छोटा बच्चा है वो लर्निंग प्रोसेस में है, लेकिन माँ एक्सपेक्ट करती हैं कि एज इफ वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल एडल्ट की तरह बिहेव करना शुरू बल्कि समटाइम एडल्ट से भी वही मिस्टेक्स हो रही होती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सो इसी तरह जब आप फिर अपने कोई मौलवी साहब के हवाले होते हैं, कोई कुरान पाक पढ़ते हैं तो वो भी आपको बताते हैं कि आपके तो अब्बा ने कभी पढ़ के नहीं दिया तो मतलब आप किस खेत की मूली है। ठीक, इन शॉर्ट पीछे मैसेज ये है दैट यू आर नॉट गुड इनफ। इसी तरीके से आप जब टीचर्स के पास जाते हैं तो आपके टीचर्स भी बताते हैं कि आपके तो बड़े भाई नहीं कुछ कर सके, तो आपकी तो बड़ी बहन नहीं कुछ कर सकी, तो मतलब आप क्या करेंगे, आपके तो पूरे खानदान में ही कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप क्यों इतनी मेहनत मुशक्कत करने की तरफ जा रहे हैं, ये आपसे होना कोई नहीं है। इन शॉर्ट यू आर नॉट गुड इनफ। फिर अब जब फर्स्ट टाइम कॉलेज जाते हैं तो यूजुअली मुझे तो मेरी कॉलेज की फर्स्ट क्लास याद है कि उसमें भी जो एक मैसेज था वो टीचर ने यही दिया था कि आप लड़कियां जो हैं वो फैशन करने कॉलेज में आ गई हैं और आपने अपने पेरेंट्स का पैसा ही बर्बाद करना है, पढ़ना लिखना आप लोगों ने क्या है, और हम यहाँ पे पढ़ाने के लिए हैं लेकिन यहाँ पढ़ने के लिए कोई नहीं आता। तो इन शॉर्ट मैसेज क्या है, यू आर नॉट गुड इनफ। बल्कि यहाँ तक भी कहा जाता है कि पढ़ लिख के तुम लोग क्या करोगे, बिल्कुल ऐसा लड़कियों की तो शादियां ही होनी होती हैं। अच्छा, जब मैंने एडमिशन था यूनिवर्सिटी में लिया तो हमारे एक बड़े टीचर थे मज़ेदार किस्म के, तो वो फर्स्ट लेक्चर दे रहे थे जो कि इंट्रोडक्टरी था, तो उसमें वो बात कर रहे थे, सरगोदा से बिलोंग करते थे, तो वो बात कर रहे थे कि जिन लड़कियों की शादियां नहीं होती वो मास्टर्स करने आ जाती है। तो इन शॉर्ट यू आर नॉट गुड इनफ। ठीक, शादी नहीं हो रही तो आप पढ़ने आ गए हैं। सो मकसद पीछे है कि यू आर नॉट गुड इनफ। अब यही सारे मैसेजेस जो हैं वो हमें बचपन से लेके बड़े होने तक मिलते रहते हैं, और अभी भी आपको सराउंडिंग में बाज़ ऐसी आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं जो कि आपको बताती हैं कि आप कोई अच्छे बंदे नहीं हैं या आप कोई बड़े बाकमाल शख्स नहीं हैं। जब तक हम बच्चे होते हैं तो हम चूंकि डिफेंड नहीं कर सकते, छोटे होते हैं, दूसरा हमसे साइज में बड़ा है, हुज्म में बड़ा है, जो वो बात कर रहा है हमारे लिए उसको डिफेंड करना मुश्किल होता है, तो हम खामोशी इख्तियार करते हैं। लेकिन जब हम टीन एज में जाते हैं तो हमें ताज़ा ताज़ा आवाज़ लगती है, हमें ताज़ा ताज़ा पता चलता है कि हम कोई कंप्लीट इंसान हैं और हम बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम हर ऐसी आवाज़ को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं जो हमें बताती है कि तुम कोई अच्छे इंसान नहीं हो, या तुम कोई बाकमाल शख्स नहीं हो, या तुम कोई बासलाहियत शख्स नहीं हो। सो जब भी कोई यू हमें कहता है, तुम के ऊपर आता है, तो वो सारी जो हमारी पीछे प्रैक्टिस है नॉट गुड इनफ की, वो एक कोरस की शक्ल में बजना शुरू हो जाती है और हमारा अंदर चीखता है कि डिफेंड करो अपने आप को, बिकॉज नाउ यू आर एबल टू डिफेंड योरसेल्फ। सारी फोर्सेस एग्जैक्टली। सो हमारे जो गार्ड्स हैं वो हाई अलर्ट पे चले जाते हैं और हम दूसरे को बताते हैं कि खामोश हो, जो तुम यहीं पे आगे कोई बात तुमने नहीं करनी। ठीक, सो यू स्टेटमेंट में बातचीत ना करें, क्योंकि जब भी कोई यू स्टेटमेंट में बात करता है तो दूसरा शख्स सुनने की बजाय डिफेंसिव पोजीशन को अपनाता है और वो ये सोचता है कि जो ये बात कंप्लीट करेगा तो मैंने अपने आप को डिफेंड कैसे करना है। उसकी बजाय मैं से अपनी बात शुरू करें। जैसे मैं एज्यूम करती हूँ, मुझे यूं लगता है, मैं यूं सोचती हूँ, मेरा ये मानना है। कनेक्ट होते हैं किसी के साथ इमोशनली तो उसके नुकसान पे आपको अंदर से कोई पेन फील हो रही होती है। एग्जैक्टली। सो जब आप अपनी बात करते हैं तो दूसरा समझता है कि ये मेरे बारे में कोई बात नहीं कर रही, जो कोई अपनी बात करने जा रही हैं, और आप अपनी बात से शुरू करके और इवेंचुअली दूसरे तक भी पहुंचते हैं कि मुझे यूं लगता है कि आप कल जब इस तरह आए थे तो कुछ ज़्यादा बेहतर आपकी हालत नहीं थी। मुझे यूँ लगता है कि अगर आप वॉक हर रोज़ करना शुरू करेंगे तो इससे आपके मूड में कुछ बेहतरी जो है वो आने की तरफ जाएगा और उससे आपको कुछ हेल्दी जो वाइब्स हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगी। सो जब भी पेशेंट से बात करें, ख़ास तौर पे हमेशा मैं से बात शुरू करके करें और अपनी फीलिंग्स को बताने की तरफ जाएँ, अपनी ओपिनियन को बताने की तरफ जाएँ, और पहले मेक श्योर करें कि जो चीज़ आप बता रही हैं वो आपकी ओपिनियन है, दूसरा उससे डिसएग्री कर सकता है, दूसरा उसको निगेट कर सकता है, दूसरा कंपेल्ड नहीं है कि वो उसको ज़रूर माने, लेकिन आप सिर्फ अपनी बात कहने की तरफ जा रहे हैं। जब आप अपनी बात करती हैं तो दूसरे पे जिम्मेदारी आयद नहीं होती। सो वो समझता है कि ये कोई
अपने हवाले से बातचीत कर रही हैं, तो वो आपको टाइम देता है और आपकी बात को कंप्लीट सुनता भी है और तभी उसके अंदर तक बात ये जो है वो सिंक इन कर जाती है। बल्कि ऐसा होता है कि जब आप किसी को आप कह के या तुम कह के कोई बात कहते हैं तो वो तो कहीं यू टर्न लेके कहीं फिजल आउट हो जाती है। Exactly. और जब आप अपनी कोई बात करते हैं तो एटलीस्ट लोग सुनते हैं। हाँ, और खास तौर पे जब आप दूसरे को ये भी कह लें कि मैं कोई अहम बातचीत आपसे करना चाह रही हूँ, मुझे कुछ वक्त दरकार होगा, पेशेंट कह रहा है कि हाँ हाँ बोलो बोलो मैं सुन रहा हूँ, तो आप कहती हैं कि नहीं मुझे आपकी थोड़ी अटेंशन भी चाहिए, अगर अभी आप बिजी हैं तो हम शाम को बात कर लेते हैं, आप मुझे टाइम बता दीजिएगा, हम दोनों ड्राइंग रूम में बैठ जाएंगे और बात कर लेंगे। और वो कहते हैं इतना मतलब फॉर्मल होने की क्या जरूरत है। तो आप कहते हो कि मैं जो बातचीत करना चाह रही हूँ वो मेरे लिए बहुत अहम है, सो मैं चाहूंगी कि हम उसको कोई टाइम दें और बैठ के बातचीत करें, और मैं उस टाइम पे बात करना चाहूंगी जब आप मेरी बात सुनने पे रजामंद होंगे या आप मेरी बात सुनना चाहेंगे। तो फिर आपका पेशेंट जब देखता है कि आप इतना कोई प्रोटोकॉल सेट कर रहे हैं तो वो इवेंचुअली कहता है कि अच्छा ठीक है मैं शाम को आ जाऊंगा, पता नहीं क्या खास बात है जो आपने करनी है। सो हमेशा मैं से बात शुरू करें, आई स्टेटमेंट की तरफ जाएं और उससे कम्युनिकेट करें। तीसरी जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि जब पेशेंट नशा कर रहा है, एक्टिव एडिक्शन में है या अभी ताज़ा ताज़ा उसने नशा छोड़ा है, तो उसे काफ़ी क्रेविंग्स का सामना है, उसे ये लगता है कि कोई उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, उसकी मुश्किलात को नहीं समझ रहा। और मैं आपको बताऊं कि पेशेंट काफ़ी मुश्किलात के अंदर होते हैं जब वो एक्टिव एडिक्शन में है या अभी ताज़ा ताज़ा उन्होंने नशा छोड़ा है। उन्हें काफ़ी जिस्मानी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, फिजिकल क्रेविंग्स की सूरत में, साइकोलॉजिकल जो मुश्किलात हैं उनका सामना करना पड़ता है। साइकोलॉजिकल क्रेविंग्स की सूरत में उनका कॉग्निटिव जो इम्पेयरमेंट है वो अभी रिवर्स प्रोसेस के अंदर जाना शुरू हुआ है, अभी उन्हें नींद के प्रॉब्लम्स हैं, अभी उनको मूड का इशू है, उनका मूड बाज़-औक़ात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो उन्हें भी समझ नहीं आती, बाज़-औक़ात वो बिल्कुल ही खामोशी की तरफ जाते हैं। सो ऐसे रवैये जो हैं ये उस सूरत हाल के हैं जब वो ड्रिंक नहीं कर रहे। जब वो ड्रिंक कर रहे हैं तो तब भी यही सारी सूरत हाल है और ये ज़्यादा एग्रीवेटेड आपको नज़र आती है। सो एक चीज़ तीसरी जो आपको शेयर करने की ज़रूरत है अपने पेशेंट के साथ कि हमेशा अंडरस्टैंडिंग शो करें। वो कहता है कि मैं मुश्किल में हूँ, मैं काफ़ी स्ट्रेस में हूँ, मुझे ऑफिस का काफ़ी स्ट्रेस है, तो आप कह सकती हैं कि हाँ मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि आप काफ़ी स्ट्रेस के अंदर हैं या ऑफिस में काफ़ी मुश्किलात हैं, मैं चाहूँगी कि अगर आप मेरे साथ शेयर करना पसंद करें तो मैं आपके पास सुनने के लिए बैठी हूँ, ताकि आप कोई ऐसा उसमें चंक छोटा क्रिएट कर सकें जिसमें पेशेंट आपके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करना पसंद करे, बजाय कि वो जाकर एक और बियर का कैन उठा ले या एक और जो है वो ड्रिंक लेने की तरफ जाए। सो इसी तरीके से पेशेंट जब कहता है कि मुझे रात को नींद नहीं आई या मुझे काफ़ी ज़हनी कोफ्त का सामना करना पड़ता है, तो आप कहती हैं कि हाँ मैं समझ सकती हूँ कि इस सूरत हाल में आपको कोफ्त का सामना करना पड़ता होगा, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कि मैं कर सकूँ आपके लिए, या कोई ऐसी हेल्प है जो कि मैं आपके लिए कर सकती हूँ। सो वो देखेगा आपको और कहेगा कि अच्छा मैं फिर इनसे बातचीत कर सकता हूँ। सो आप ऐसी सूरत हाल क्रिएट करते हैं अंडरस्टैंडिंग शो करके जिसमें पेशेंट आपके साथ अपने इंटरेक्शन जो पॉजिटिवली हैं वो बढ़ाना शुरू करेगा जब वो सोबर हालत में हो। बिल्कुल, जब आप एक ऐसा ग्राउंड उसे प्रोवाइड करते हैं तो ही वो आपकी तरफ कदम बढ़ाता है, वरना तो फिर ऐसा होता है कि आपके रास्ते जो हैं वो दूर होते जाते हैं। एग्जैक्टली और नशा काफी दिलकश चीज है मरीजों के लिए, क्योंकि ये कोई उनकी अब आदत नहीं रहा, ये अब उनकी कोई जिस्मानी मजबूरी बन चुका है। और जब उसको लगता है कि अगर मैं नशा नहीं करूंगा और मुझे ये सारे स्ट्रेसर्स जो हैं वो भी भुगतना पड़ेंगे जो नशे की वजह से आते हैं उसकी लाइफ में, और मुझे फैमिली के मूड्स भी देखना पड़ेंगे, मुझे फैमिली का नेगेटिव बिहेवियर भी संभालना पड़ेगा, तो वो फिर कोशिश करता है कि वो आपके करीब ज्यादा ना आए और नशे से अपनी दोस्ती जो है वो ज्यादा करे, क्योंकि नशा जो है वो हर तकलीफ में राहत पहुंचाता है उसको और हर मुश्किल में थोड़ी आसानी की तरफ उसको लेकर जाता है। आसानी इन अ सेंस कि उसको नम कर देता है और मुश्किल को महसूस होने नहीं देता, बल्कि इनफैक्ट मुश्किलें जो है वो हिडन होके मजीद बढ़ती जा रही होती, बढ़ती तो जारी होती हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग उसके लिए एक रिलीफ है कि हर चीज उसको नशा भुला देता है, कोई चीज उसको याद नहीं होती तो वो उस छोटी सी एक विंडो के अंदर समझता है कि पेन नहीं है। जब वो नशा खत्म होगा पेन दोबारा नजर आना शुरू होगी और घर वाले भी जो हैं वो नेगेटिवली बिहेव करेंगे तो पेन और ज्यादा बढ़ेगी, तो फिर he is ready for another drink, he is ready for another बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि अक्सर मैं एक डॉक्टर सदाकत की भी एक वीडियो में उनके इंटरव्यू में देख रही थी कि बहुत ही उन्होंने ज़बरदस्त अंदाज में इस चीज़ को समझाया था कि नशा जो है वो बाकी तमाम लोगों के लिए एक प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया इसे एक प्रॉब्लम कंसिडर करती है, मगर जो मरीज़ है वो उसके लिए वो एक सलूशन है।
उसके लिए वो एक मैजिक बटन है। एग्जैक्टली। और वो फिर कभी भी नहीं चाहता कि मेरा सोल्यूशन या मेरा मैजिक बटन जो है वो मुझसे, पेशेंट को अपना सर्वाइवल नशे के साथ नजर आ रहा होता है। पेशेंट के लिए ऐसी कोई पिक्चर को इमेजिन करना काफ़ी मुश्किल है जहाँ पे नशा नहीं है और उसे अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारना पड़ रही है। सो उसके लिए ये कोई ऐसा तजुर्बा है जो कि बड़ा भयानक है और वो कोई सोचना, कोई ऐसी पिक्चर अपनी सोच में बनाने की भी कोशिश नहीं करता। प्रैक्टिकली तो इसको करना काफ़ी दूर की बात है। सो आप ऐसी विंडोज़ क्रिएट करते हैं, आप ऐसी ग्राउंड्स को बनाना शुरू करते हैं जहाँ पे पेशेंट नशे के बगैर चीज़ों को कंफर्टेबली करना शुरू करे और उसको लगे कि नशा उतना दिलकश नहीं है, फैमिली भी उतनी ही प्यारी है और उतनी दिलकश है, जो कि पॉजिटिव बिहेवियर के साथ है, जो कि हेल्प के लिए आमादा है और आप हेल्प इन अ राइट वे करते हैं। हेल्प से मेरी मुराद इनेबलिंग नहीं है, बल्कि आप वो हेल्प करते हैं जिस हेल्प की आपके पेशेंट को ज़रूरत है। सो आप टाइम एंड अगेन अंडरस्टैंडिंग शो करें, उसकी मुश्किलात को समझने की तरफ जाएं और देखें कि जो चीज़ें वो कर सकता है वो आप उससे करवाने की तरफ जाएं। फोर्थ जो कम्युनिकेशन के अंदर चीज़ आती है वो है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप कुछ उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करते हैं। फर्स्ट करें कि अगर आप चाहते हैं आपका पेशेंट वॉक पे जाए और आप उसे कहते हैं कि आप वॉक पे, आपका वॉक का टाइम हो गया है, जाएं, और वो कहता है नहीं मेरा मूड नहीं है अभी वॉक पे जाने के लिए, तो आप कहते हैं कि अच्छा मैं भी शूज़ पहनता हूँ, आपके लिए भी ये शूज़ में ला के मैं रखती हैं तो आप भी पहने, तो लेट्स गो फॉर वॉक, हम दोनों चलते हैं। आप चाह रहे हैं कि वो कुछ मूवी देखने की तरफ जाएं और आपने कोई प्लान किया है तो आप कहते हो कि अच्छा मैं फलां मूवी लेकर आऊँगा, हम इवनिंग जो है वो इकट्ठी स्पेंड करेंगे और हम दोनों वो मूवी वॉच करेंगे, ताकि आप पेशेंट को थोड़ा सपोर्ट करें उन रवैयों की तरफ जो कि बेसिकली रिकवरी की तरफ उसे माइल कर सकते हैं और रिकवरी में उसे ग्रेजुअली लेकर जा सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो कि अच्छी है, आप पढ़ने के लिए लाए हैं या आपके मरीज़ को तब पसंद थी जबकि नशा नहीं होता था, तो आप कहते हैं कि फलां बुक आपको बड़ी पसंद थी तो ये मैंने रखी है, आप इसको पढ़ें, मुझे लगता है कि पढ़ने से आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो वो कहता है कि नहीं मेरा मूड नहीं है, तो आप कहते हैं कि लाएं मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ और आप हम दोनों बैठते हैं और इसको डिस्कस भी करते हैं। सो यू इन अ वे यू शेयर सम रिस्पॉन्सिबिलिटी विद योर पेशेंट, जो कि उसको रिकवरी ओरिएंटेड लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा सकती है। बिल्कुल, इसमें तो साथ साथ आपकी अपनी भी हीलिंग होती है, आप खुद भी एक बेहतर महसूस करते हैं जब आप पॉजिटिव वे में सपोर्ट कर रहे होते हैं। एक्चुअली फैमिली की हीलिंग पहले होती है और पेशेंट की हीलिंग फिर बाद में होती है। आप ये सारी चीजें तभी कर सकते हैं जब आप उससे हीलिंग में एक लेवल आगे हैं कम अज कम। जब आप खुद से हील्ड हैं, जब आपने खुद अपनी कोई एक्टिविटीज रखी हैं, कोई अपनी सोशल लाइफ आपने सराउंडिंग में बनाना शुरू की है और आप अपनी खुशी के लिए पेशेंट पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि आप अपनी खुशी में अपने ज़िंदगी को गुजारने में पॉजिटिवली इंडिपेंडेंट हैं, तो तभी आप किसी की हेल्प करना भी शुरू कर सकते हैं। सो ऐसी एक्टिविटीज़ आपको पर्सनली खुद भी स्टार्ट करनी चाहिए, जो कि हो सकता है आपका पेशेंट उसमें पार्टिसिपेट ना कर सके, लेकिन अगर वो आपके लिए हेल्दी हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए। जैसे पेशेंट अगर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता तो आप अपने बच्चों को लेकर किसी डिनर के लिए जा सकते हैं, आप अपनी फैमिली को लेकर लंच के लिए जा सकते हैं, कभी विंडो शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, कभी मूवी देखने जा सकते हैं, कभी कोई बाहर कॉफ़ी पीने जा सकते हैं। सो आप ऐसी एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करते हैं जिससे आपकी अपनी ज़िंदगी सहल हो, आपको अच्छा लगना शुरू हो, और तभी आप ऐसी सूरत में अपने पेशेंट को भी फिर हेल्प करने के लिए आमादा पाएंगे और आपके रवैये जो हैं वो तभी बेहतर भी हो सकते हैं। बहुत ही शानदार कंटेंट आज आपने हमारे साथ डिस्कस किया है, और एक चीज़ मैं और शेयर करूँगी कि बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है हमें, हमारा जो फीडबैक है वो बहुत ही इस वक्त खूबसूरत है। और सबसे अहम बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि डॉक्टर सदाकत के बहुत अच्छे रिमार्क्स जो हैं वो इस वक्त हमारे प्रोग्राम पे आ रहे हैं, और इससे बड़ी कामयाबी, बिल्कुल इससे बड़ी कामयाबी और फतह कोई है ही नहीं जो कि हमें आज मिली है। एक्चुअली कोई भी ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो कि आपके मेंटोर्स की तरफ से आता है वो सबसे ज़्यादा अहम होता है आपके लिए, और आपको एक अकम्पलिशमेंट की सेंस डेवलप होती है। और मैं अपने ऑडियंस से जो कि हमारे विलिंग वेस्ट के प्रोफेशनल्स हैं उनसे कहूँगी कि अगर कोई क्वेश्चन वो पूछना चाहें तो वो सवाल करें। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेरी इंफॉर्मेटिव नॉलेज स्किल्स। मेरा जो सवाल है वो दो पार्ट्स में है। पहला सवाल ये कि आपने डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की इंटरवेंशन के हवाले से, जो कि आपने बताया 4-5 हैं जो यूजुअली इस्तेमाल की जाती हैं, वैसे 2 दर्जन के करीब है तकरीबन।
कहाँ पे जाके मैं पता चलेगा कि कौन सी टाइप इस्तेमाल करनी है? यहाँ पे क्राइसिस इंटरवेंशन का टाइम आ गया, यहाँ पे प्रोसेस इंटरवेंशन का टाइम आ गया, यहाँ पे फैमिली इंटरवेंशन का टाइम है। एक सवाल मेरा ये। दूसरा ये कि क्या ये इंटरवेंशन सिर्फ पेशेंट्स तक ही लिमिटेड है या हम अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में या कहीं और भी से इस्तेमाल कर सकते हैं? बड़ा ही मज़ेदार सवाल है आपका कि ये टाइप्स जो हैं ये हम कब कब यूज़ करना चाहेंगे। बेसिकली ये सारी ही टाइप्स का हमें पता होना हमें ज़्यादा फ़ायदा देता है, क्योंकि हम इन तीनों चीज़ों को अपनी सहूलत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि प्रोसेस इंटरवेंशन की जब हम बात करते हैं, जिसका मतलब है कि कोई दखल देना एक प्रोसेस की तरह हमने लेकर चलना है, जो कि डे 1 से लेकर हमने तब तक कैरी ऑन करना है जब तक कि हमारा पेशेंट एक हेल्दी लाइफ हमें गुजारता हुआ नज़र नहीं आता और नशा कोई बहुत पीछे की चीज़ रह जाता है। सो प्रोसेस इंटरवेंशन को तो हम कंटिन्यूसली ही रखेंगे, लेकिन अगर दरमियान में हमें कहीं लगता है कि कोई ऐसा बिहेवियर पेशेंट का है जो कि पेशेंट आमादा नहीं हो रहा चेंज करने पे, तो हम फैमिली को यूनाइट करते हैं और हम कुछ तहरीर कर लेते हैं उस प्रॉब्लम के हवाले से। कोई एक लेटर जो है वो राइट कर लेते हैं सारे फैमिली मेम्बर्स और फिर उससे मिल के बात करते हैं और वो लेटर्स उसको पढ़ के सुनाते हैं, तो उसके नतीजे में जो एक रिक्वायर्ड बिहेवियर है हमें उसके अंदर सिग्निफिकेंट चेंज हम लाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। क्राइसिस इंटरवेंशन जो है इसको हम लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे रखते हैं। ये भी एक सिग्निफिकेंट टूल है, लेकिन इसको हम हर रोज़ इस्तेमाल नहीं करते। इसको हम तभी इस्तेमाल करने की तरफ जाते हैं अगर कोई क्राइसिस की सिचुएशन है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि फ़र्ज़ करें पेशेंट घर में वायलेंट है काफ़ी ज़्यादा, आपने एक प्रोसेस इंटरवेंशन किया, आपने फैमिली इंटरवेंशन किया, पेशेंट ने ट्रीटमेंट ले लिया, पेशेंट घर के अंदर है, अब वो नशा नहीं कर रहा और फिर भी वो अगर वायलेंट होता है और कोई ऐसी कंडीशन जो दरपेश फैमिली को है जिसमें फैमिली कमरा बंद करके अंदर बैठ गई है कि ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे और पेशेंट बाहर से आवाज़ें दे रहा है कि दरवाज़ा खोलो, मैं अभी तोड़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो उस सूरत में आप क्राइसिस इंटरवेंशन आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होती है या आप उससे हेल्प ले सकते हैं। 1122 को आप कॉल कर सकते हैं, जिसमें जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि पुलिस आके आपके पेशेंट को इवैक्यूएट करेगी और किसी सेफ प्लेस पर लेकर जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई इमरजेंसी की सूरत हाल होती है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा होता है या आपको नज़र आता है कि हो जाएगा, तो आप इमरजेंसी में एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और उस पेशेंट को किसी इमरजेंसी वार्ड के अंदर लेकर जाते हैं। क्राइसिस इंटरवेंशन बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल है जिसमें आप 1122 से हेल्प ले सकते हैं। बट क्राइसिस इंटरवेंशन के बाद हमें फिर देखना है कि जब क्राइसिस ख़त्म हो जाए, व्हाट्स नेक्स्ट, अब आगे क्या है? आगे क्या ये पुलिस से वापस बच्चा घर आएगा या ये पुलिस से किसी ट्रीटमेंट सेंटर के अंदर जाएगा, या आप पुलिस की बजाय किसी ट्रीटमेंट सेंटर वालों से ही रब्ता करते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमारे घर में ये क्राइसिस की सूरत हाल है, हमें आपकी हेल्प चाहिए, आप अपनी टीम भेजें ताकि वो इस बच्चे को आकर यहाँ से लेकर जाए। सो टीम आएगी जो कि प्रोफेशनल होती है इस काम में और स्किल्ड होती है, वो आकर उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटलाइज कर देती है। एक दिन में, दूसरे दिन में फैमिली आती है और फिर फैमिली उसे नेगोशिएशंस जो है वो स्टार्ट करती हैं और वो इलाज को आगे चलाते भी हैं। सो ये है तीनों सूरतें जो हैं वो आप साइमल्टेनियसली तो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? मेरा दूसरा सवाल ये था, क्या ये इंटरवेंशन सिर्फ पेशेंट्स तक ही? हाँ, अच्छा, ये इंटरवेंशन जो है तरीकाकार, ये स्टार्ट जब हुआ तो ये मरीज़ों के लिए ही स्टार्ट किया गया था, यानी ये ऐसे पेशेंट्स के लिए स्टार्ट किया गया। अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री आपसे शेयर करूं कि इंटरवेंशन जो है ये डॉक्टर वर्नन जॉनसन ने 1962 में इस पे काम करना शुरू किया। डॉक्टर वर्नन जॉनसन थे, ये खुद भी रिकवरिंग एल्कोहलिक थे और इनके साथ जो इनकी वाइफ ने किया कि इन्हें खींच के ट्रीटमेंट के अंदर जाके फेंका और उससे ट्रीटमेंट के बाद इन्हें फ़ायदा काफ़ी हासिल हुआ। ही हिमसेल्फ वाज अ साइकेट्रिस्ट। तो ट्रीटमेंट से आने के बाद उन्होंने देखा कि जो कुछ मेरी वाइफ ने किया वो ठीक नहीं था, हाँ अलबत्ता ट्रीटमेंट ने मुझे फ़ायदा दिया। तो फिर ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट कि ऐसा क्या तरीकाकार हो जिससे पेशेंट को रिस्पेक्टफुल वे में आप किसी ट्रीटमेंट सेंटर में लेकर जा सकें और उसकी अग्रीमेंट भी उसके अंदर हो, बिकॉज उससे पहले हिट बॉटम का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा कॉमन था। सो डॉक्टर वर्नन जॉनसन ने डिफरेंट रिकवरिंग एल्कोहलिक से पूछना शुरू किया कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट में जाने पर आमादा कर सकती है। हमें आमतौर पे समझ आता है कि शायद कोई एक ख़ास दिन हो जिसमें उसकी कोई इंसाइट डेवलप हो और वो किसी ट्रीटमेंट सेंटर के अंदर जाएगा, लेकिन डॉक्टर वर्नन जॉनसन ने 200 रिकवरिंग एल्कोहलिक्स को एक परफॉर्मा दिया
सर्वे किया उनके ऊपर, और सर्वे का नतीजा ये निकला कि ऐसी कोई इनसाइट डेवलप पेशेंट के अंदर नहीं होती जिसके नतीजे में वो जाकर किसी ट्रीटमेंट के अंदर जाने के लिए रजामंद होता है, बल्कि नशा करने की वजह से जो क्राइसिस उसकी ज़िंदगी में आते हैं, उन क्राइसिस का जब सेक उसको लगता है तो फिर वो किसी ट्रीटमेंट सेंटर से ज़रूर रब्ता करता है। सो एक लफ्ज़ में मैं अगर कहूँ कि कोई भी पेशेंट किसी ट्रीटमेंट में क्यों जाने पर रजामंदी जाहिर करेगा तो वो क्राइसिस हैं जो नशे की वजह से उसकी ज़िंदगी में हर आने वाले दिन में बढ़ते जा रहे होते हैं। तो डॉक्टर वर्नन ने क्राइसिस को इस्तेमाल किया अपने इंटरवेंशन की मेथोडोलॉजी को डेवलप करने में। सो उन्होंने फिर एक तरीकाकार वज़ा किया जिसको हम फैमिली इंटरवेंशन कहते हैं। फैमिली इंटरवेंशन, जैसे मैंने कहा कि फैमिली उन तमाम क्राइसिस को लेटर्स की सूरत में लिखती है और फिर वन फाइन मॉर्निंग अपने पेशेंट को प्रेजेंट करती है, जिसके नतीजे में पेशेंट जो है वो किसी ट्रीटमेंट के अंदर जाता है। शुरू में ये तरीकाकार एल्कोहलिक्स के लिए, ड्रग एडिक्ट्स के लिए वज़ा किया गया था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम देखा गया कि इस तरीकाकार को तमाम ही किस्म के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसे हम डिनाइल की बात करते हैं तो डिनाइल सिर्फ एडिक्शन में नहीं होता, बल्कि डायबिटिक्स भी डिनाइल में जाते हैं। उनका भी ख्याल होता है कि उन्हें इंसुलिन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक आध गोली से ही अफाका जो है वो हासिल करना चाहेंगे। इसी तरह दिल के अमराज में देखा जाता है कि पेशेंट्स जो हैं वो ओपन हार्ट सर्जरी से काफ़ी डरते हैं, वो नहीं जाना चाहते। इसी तरीके से कोई ऐसा बच्चा जो कि बाइपोलर है और वो किसी ट्रीटमेंट में नहीं जाना चाहेगा। सो ऐसी कोई भी सूरत हाल जिसमें कोई पेशेंट अपने इलाज के लिए रजामंद नहीं है, उसको आप इंटरवेंशन के थ्रू रजामंद करके इलाज में लेकर जा सकते हैं। ये कोई भी बीमारी हो सकती है जिसमें कोई भी मरीज़ जो है वो इलाज में जाने पर रजामंद नहीं होता। सो उसमें आप इंटरवेंशन या फैमिली इंटरवेंशन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको हम लोग बारहा इस्तेमाल करते हैं ऐसे मरीज़ों की ज़िंदगियों को बदलने के लिए भी जो कि डिफरेंट फिजिकल इलनेसेस का शिकार होती हैं, जैसे कैंसर है या डायबिटीज़ है या कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ हैं या फिर साइकेट्री इलनेसेस हैं, तो उसमें भी इसको कामयाबी से इस्तेमाल किया जाता है। बहुत शुक्रिया जाफ़र साहब, आपने बड़ा ही इफ़ेक्टिव क्वेश्चन पूछा जिसके नतीजे में हमें इतनी शानदार मालूमात जो हैं वो मैडम आपने दी हैं, और आपका तो ख़ुसूसी तौर पे मैं दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप इतना रिसर्च बेस्ड तरीका जो है वो हमारे साथ शेयर करती हैं और हमारे भी काम में आसानी जो है वो आप डेवलप करती हैं। सो आज हमारे प्रोग्राम का वक्त इतना ही था। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी वक्त, और देखना मत भूलेंगे अगले हफ्ते भी हम किसी ऐसे ही कंटेंट के साथ आपके साथ सामने आएंगे जो कि आपको मदद फराहम करेगा। इसी पैगाम के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अपना ख़याल रखें और यौम दिफ़ाए पाकिस्तान को पॉजिटिव वे में मनाएं, और हम दोनों की तरफ से आपको ये दिन बहुत मुबारक हो। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू।